स्वागत है आपका आई क्वांटा यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम जानेंगे जो 11 महीने बचे हैं कैट 2025 के लिए, इसका मंथ वाइज प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन 3 सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो बने रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक। मैं हूं अभिषेक लीला पांडे और मैं आई क्वांटा के अंदर कम्युनिकेशंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लासेस लेता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो कोई भी एग्जाम आपको देना हो, कैट हो या कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ कैट की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कैट के एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, पिछले कुछ सालों में क्या क्या पूछा गया है, कितने घंटे का एग्जाम है, कितना टाइम ड्यूरेशन है हर सेक्शन का, सेक्शन स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे सवाल आएंगे, ये सारी बातें इनको जानने के लिए देखिए ये एक वीडियो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑल अबाउट कैट 2025। क्लिक करिए और देखिए। फिर आता है सेकंड पार्ट, बेसिक कैलकुलेशंस फॉर क्वांट्स एंड डीआई। हालांकि इसके ऊपर हमारे इस चैनल पे ही एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करिए और देखिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है बेसिक कैलकुलेशन फॉर क्वांट एंड डीआई। आप लोग बोलेंगे कि हमने तो सुना है कि सर कैट में ना कैलकुलेटर होता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। बिल्कुल सही सुना है, फिर भी ज़रूरी है, आखिर क्यों? तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कैट का ये स्क्रीन है, मतलब आप पेपर दे रहे हैं, ये स्क्रीन है, ये एक लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पे ऊपर इधर आपका क्वेश्चन पैलेट होगा, यहाँ कहीं होगा ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का लिंक। तो मान लो आपको एक चीज़, आपको एक कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 21 मल्टीप्लाइड बाय सपोज 29 कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, लग गया 1 सेकेंड। फिर आप 2 क्लिक करेंगे, फिर 1 क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय क्लिक करेंगे, फिर 2, फिर 9, फिर इक्वल टू। मान लो आप आधा सेकंड लेते हो क्लिक करने में, तो 1 2 3 4 5 6 3 सेकंड ये 1 सेकंड खुलने में, आंसर आएगा फिर बंद करने में। तो बेसिकली आपके 3 से 4 सेकंड लग जाएंगे सिर्फ एक छोटे से कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, वो भी तब जब आप इस सिस्टम को कई सालों से या कुछ महीनों से यूज़ कर रहे हो। आप जानते हैं कि अगर आप मोबाइल पे यूज़ करें, कोई चीज़ लिखें, आप किसी आईपैड पे करें, आप लैपटॉप पे करें, आप पीसी पे करें, सब में आपकी स्पीड चेंज हो जाती है क्योंकि आपके हाथ पे एक चीज़ लगी होती है, उसको आप आदी होते हैं। जहाँ आप जाएंगे कैट का एग्जाम देने के लिए, वहाँ का जो सिस्टम होगा ऑब्वियसली आप उसके आदी नहीं होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 3 से 4 सेकंड ये बढ़ के 6 से 8 सेकंड भी हो सकता है। हालांकि अगर वो टेक्निक पता हो ये सॉल्व करने की तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसका आंसर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हो और इन दोनों का सम 10 हो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 9 ज़र 9 ये मिल जाएगा। और 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 9 तो सिंगल डिजिट है तो एक 0 लगा दो, डबल डिजिट हो गया। और जो यहाँ पे है उसके अगले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़र 6, ये हमारा आंसर बन जाता है ना। कमाल की चीज़। तो इस तरह छोटी मोटी टेक्निक्स पता अगर आपको हो तो आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड और कितनी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। इस कारण से ये करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जानना जरूरी है कि योर टारगेट परसेंटाइल एज पर योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे ज़रूरी तो है जानना कि परसेंटाइल टारगेट क्या होना चाहिए, पर टारगेट परसेंटाइल आप बोलो ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज में चाहिए। तो ये टारगेट हमारा है, ये कॉलेज है, क्या परसेंटाइल। पर सिर्फ कॉलेज नहीं, डिपेंड ये भी करता है प्रोफाइल क्या है आपकी। इस प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहला कोई कैटेगरी है क्या, जनरल, NC OBC, SC ST, PWD, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये जानना जरूरी, ये प्रोफाइल का ही पार्ट हो गया। इसके अलावा कि आप इंजीनियर थे क्या या हैं, या आप नॉन इंजीनियर हो, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स भी मिलते हैं। आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं फीमेल है, इसका भी मिलता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रोफाइल के हिसाब से होती हैं और प्रोफाइल के हिसाब से ही कट ऑफ वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट बी स्कूल्स। ये जानना बेहद ज़रूरी है। फिर देखते हैं नीड फॉर कोचिंग और सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पे तो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। एकलव्य की कहानी सुनी होगी आपने महाभारत में। एकलव्य एक धनुर्धर थे, आर्चर। तो द्रोणाचार्य सबको सिखाते थे, पांडवों को, कौरवों को बचपन में कि देखो धनुष ऐसे चलाते हैं, ये तीर है ऐसे पकड़ना चाहिए, इस एंगल पे रखना चाहिए। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री पे करो तो बहुत दूर तक जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उनको देख के एकलव्य, जो कि वहाँ पे एक कबीलावासी थे, उन्होंने देखा कि यार ये कितना अच्छा सिखा रहे हैं, मैं भी सीखूं क्या। तो गए
द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि वो हमेशा सिखाते किनको थे, जो कुलीन वर्ग था उनको सिखाया करते थे। तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाई और वो देख देख के दूर से सीखा। तो यहाँ पे इस कहानी सीख क्या मिलती है कि एकलव्य जो कि खुद इतना श्रेष्ठ लर्नर था, उसको भी कहीं ना कहीं मेंटोरशिप जरूरत पड़ी, भले देख के ही सही, पर उन्हें देख के सीखा। तो ऑब्जर्व करने से आप सीख सकते हो, लेकिन जो स्किल एकलव्य में थी, जो अपने आप में एक अलग चीज़ है, अलग व्यक्तित्व है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का वो हो, अगर हो भी तब भी मेंटोरशिप चाहिए होती है। तो बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिन गुरु के डायरेक्शन से ही मिलती नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और उनको सब कुछ आता है, बट इन दी एंड कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उन्हें ये तो पता है क्या करना है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या नहीं करना है। इस कारण से हमेशा एक कोचिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी टू मई, फर्स्ट 5 months ऑफ प्रिपरेशन। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो इस 5 महीने में जो भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी बेसिक्स भी बिल्ड हो जाना चाहिए। बेसिक्स में क्या क्या आता है समझना पड़ेगा हमें। पहला तो कैलकुलेशन, जो मैंने बताया पहले भी आपको, इस तरीके से आप क्वांट और डीआई, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो देखो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताइए आपको कि कैलकुलेटर का यूज़ करने से ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात और है, जब कोई कैलकुलेशन बहुत स्पीड में करता है तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होता है ऑब्जर्वेशन का। मतलब ये एक स्टडी कहती है, साइकोलॉजिकल स्टडी, कि अगर कोई भी इंसान कोई नया काम करना शुरू करता है तो उसकी ब्रेन में नए नोड्स फॉर्म होते हैं, है ना। कमाल की बात, आप ये साइकोलॉजिकल स्टडी कहीं पढ़ लेना। नए नोड्स फॉर्म होने मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा और इंटेलिजेंट हो रहा है। तो आपने कैलकुलेशन जब टाइप की कोई नई चीज़ करी है तो ऑटोमेटिकली कुछ आपके ब्रेन में ना आईक्यू के पॉइंट्स का कोई बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा राइज करेगा, ये कंफर्म है। डिक्लाइन नहीं करेगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, आप इनडायरेक्टली नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, नंबर्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कैलकुलेट ना भी करें, नंबर्स देख के मालूम पड़ जाएगा आपको क्या आंसर आ सकता है। इस कारण से बहुत ज़रूरी है। ये है बेसिक्स। सुनने में बेसिक है पर इसके जो इफेक्ट होंगे वो बड़े एक्सट्रीम होंगे। ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो बेसिक्स में ना हमारी लैंग्वेज भी होती है। कैट में तो भाई लैंग्वेज भी पूछी जाती है ना, VARC। तो लैंग्वेज को सही जो बेसिक्स मेंटेन करने के लिए हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामेटिकल हैं। अब ग्रामर तो कैट में डायरेक्टली पूछा जाता नहीं है, बट ग्रामर इज द फंडामेंटल ऑफ इंटायर इंग्लिश, इंटायर लैंग्वेज, राइट। सो ग्रामर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्रेजेस, इडियम्स, है ना, प्रोवर्ब्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी भले ग्रामर का पार्ट हो लेकिन ये लैंग्वेज को काफ़ी ब्यूटीफाई करती हैं। और बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में ऐसे फ्रेजेस या इडियम्स या प्रोवर्ब्स आते हैं जिनकी नॉलेज हमें अगर ना हो तो हमें सुनने में बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि इसका मतलब क्या है। When pigs fly। अब मैं अगर किसी स्टेटमेंट बोल दूं when pigs fly, आप बोलेंगे यार ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कौन सी बात हो रही है, पिग्स फ्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स हैं और इनको समझने के लिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और इसके लिए हमारे पास काफ़ी स्टडी मटेरियल है भी। फिर ये तो हो गया बेसिक ग्रामर। उसके बाद उन ग्रामर का जो यूसेज होगा वो कई आर्टिकल्स में होगा। तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ एडिटोरियल्स हैं जिनके जहाँ से कैट के एग्जाम में कई बार अनसीन पैसेज आए हुए हैं। ईऑन, ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी के लिए ईऑन से बेटर वेबसाइट कोई नहीं है। गार्डियन, ये गार्डियन जो होता है ये बिजनेस, पॉलिटिक्स सब के बारे में बात करते हैं। हिंदू, ये न्यूज़पेपर है, इसके एडिटोरियल पढ़ने हैं। एडिटोरियल में कई बार मेजरली पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, कई बार सोशियो कल्चरल और बिजनेस न्यूज़ भी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रॉपर बिजनेस न्यूज़ के लिए है। 250 रीडिंग आर्टिकल्स आई क्वांटा, हमने डैशबोर्ड पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये सब डाल रखा है, ज़रूर पढ़ें इसको। और इसके अलावा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक शुरू कर रहा हूँ बुक क्लब। और इस बुक क्लब के अंदर मैं आपको कुछ बुक्स, कुछ एडिटोरियल्स, कुछ आर्टिकल्स, इनफैक्ट कुछ मूवीज़ भी रिकमेंड करूँगा। तो शुरुआत के 3 महीने में आपको करनी चाहिए और ताकि आपकी बेसिक्स बनते चले जाएँ। डेली टारगेट क्या होना चाहिए आपका इस दौरान, इस 5 महीने के दौरान? क्लासेस के साथ साथ 15 से 20 क्वांट के क्वेश्चंस, 1 से 2 LRDI और RC के सेट्स आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट कैसे करना है या फिर हम कैसे करते हैं क्वांटा, बताता हूँ मैं आपको।
जैसे आपने एनरोलमेंट ले लिया, आपके सामने 2 मॉड्यूल्स आएंगे जो कि सेल्फ पेस्ड हैं। सेल्फ पेस्ड का मतलब ये हुआ कि ये आप अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस से इसे पढ़ सकते हैं। तो इंजीनियर्स VARC, नॉन इंजीनियर्स QA, अगर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू है उसके लिए हमने मॉड्यूल बनाया है। एक मॉड्यूल है जिसका नाम है इंजीनियर्स VARC। 50 RC सेट्स हैं इसके अंदर, कुछ वर्बल एबिलिटी के भी सेट्स हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल में कि एग्जामिनर क्या सोचता है वो सब बातें की गई हैं, और इस साल हम उसको डबल भी कर रहे हैं, 50 से 100 करने वाले हैं बहुत जल्द। सेम विद नॉन इंजीनियर्स QA। यहाँ पे NCERT की 6 to 10 की जो भी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनको बाइट साइज वीडियोस के फॉर्म में हमने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। फिर आता है ड्यूअल पेडागोजी शुरू होती है। तो ये तो हो गया सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ये हो गई आपकी मेंटोर ड्रिवन लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर सामने आएंगे, ये विक्रांत सर है सामने आएंगे, और ये आपको जो भी सेक्शन है, जो भी सब सेक्शन, जो भी टॉपिक उसका पढ़ाएंगे विद डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये तो 1-2 घंटे क्लास चलती है आमतौर पे 7 से 9। फिर होता है एप्लीकेशन क्लास, ठीक लाइव के बाद। तो आपकी एक हफ्ते में लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी 4, 2 क्वांट की, 1 LRD की, 1 VARC की, और आपकी 6 होंगी एप्लीकेशन क्लासेस जो कि रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होती होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपने यहाँ पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस आपकी सेम डे और 1 दिन बाद भी होती रहती है, तो आप भी भूलेंगे नहीं। तो आप बोलोगे ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, हम आपको वहीं पढ़ा देंगे। करिकुलम के अंदर ही हमारा वो एक ऐसा पार्ट है जिसे हम ड्यूअल पेडागोजी कहते हैं, कि आप करिकुलम के अंदर ही हमने ऐसा फिट कर रखा है कि ठीक है जिसको टाइम नहीं मिल रहा कुछ पढ़ने का, या जो बिजी है, वर्किंग है, या कुछ और कहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स में बिजी है, उन लोगों को करिकुलम के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस भी हम करवा दें साथ ही साथ। ये बहुत कमाल की बात है। फिर आता है उसके बाद, जैसे आपने कर लिया, आप बोलोगे मुझे और सवाल चाहिए और प्रैक्टिस करनी है, इतने में काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। डैशबोर्ड, हर स्टूडेंट का डैशबोर्ड होता है, लॉगिन ID, पासवर्ड होता है। आप चाहेंगे आपको उसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स मिल जाएंगे, टाइम बेस्ड भी है और अनटाइम भी है, डिपेंडिंग ऑन यू। उसके बाद जब ये असाइनमेंट हो गया, फिर हम करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस सेशंस जहाँ पे कि जैसे मैं हूँ, ये 3 चेहरे दिखा दिए मेरे इन लोगों ने, ये कमाल है हमारे डिज़ाइनर्स का। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेशंस होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं, प्रैक्टिस हो सकती है, वो हम कराते हैं। फिर उसके बाद 50 कैट लेवल क्वेश्चंस उन सेशंस पे होंगे जो कि आपके डैशबोर्ड पे फिर से आपको मिल जाएंगे। और इन दी एंड हर एक टॉपिक का मेगा मैराथन भी होता है। 7 स्टेप्स हैं ये चीज़ों को पूरा तैयार करने के लिए। इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसा कुछ बचता नहीं है कैट के पूरे इकोसिस्टम में जो आपको कहीं और से या कुछ और तरीके से पढ़ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके बाद अगले 4 महीने क्या करें। मई तक की बात तो हो गई, जून से सितंबर क्या करेंगे, क्या बैठ जाए? नहीं। तो यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेंथ हो गई है, क्या वीकनेस हो गई है इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक रिगर। कि क्वांट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, VARC में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, LRD में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपका इन टॉपिक्स के अंदर या सेक्शन के अंदर कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, ये आखिर मालूम कैसे पड़ेगा? तो काफ़ी हद तक मालूम पड़ जाएगा क्लासेस देख के, प्रैक्टिस करके, डैशबोर्ड असाइनमेंट्स करके। पर उसके बाद भी एक चीज़ तो है कि जब कैट का एग्जाम होता है वो टाइम्ड एनवायरनमेंट में होता है। 2 घंटे के अंदर आपको 68 क्वेश्चंस करने हैं, 3 सेक्शंस हैं, 40-40 मिनट के सेक्शन को स्किप भी नहीं कर सकते हो। इस तरह का प्रेशर जो होता है ना, कई बार आपकी तैयारी कितनी भी हो जाए पर उस प्रेशर को ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसी कारण से जो आप नेट पे प्रैक्टिस करते हैं और जो अल्टीमेटली ग्राउंड पे होता है, इसमें काफ़ी अंतर भी आ जाता है। इसी कारण से मॉक लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मॉक एक टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट होता है, ये जून एंड से शुरू हो जाएगा। मॉक्स भी 2 टाइप के हैं, एक है प्रॉक्टर्ड और दूसरा है अनप्रॉक्टेड। तो प्रॉक्टेड मॉक्स वो होते हैं जहाँ पे हम 3 से 4 दिन का विंडो देते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जो iQuanta के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो उस टाइम विंडो में अपना मॉक देंगे, और जैसे टाइम विंडो कंप्लीट होगा आपका स्कोर, और आपका स्कोर तुरंत आ जाएगा, लेकिन जो परसेंटाइल है वो आएगी उस विंडो के बाद, इसलिए प्रॉक्टेड कहा जाता है। अनप्रॉक्टेड वो है जहाँ पे आपका परसेंटाइल तो आ जाएगा लेकिन ऑल इंडिया का स्कोर नहीं आ पाएगा, तो इस कारण से उसे अनप्रॉक्टेड कहा जाता है। टारगेट ये है कि आप हर हफ्ते एक मॉक दें अगस्त के एंड तक, और अगस्त खत्म होते ही 2 से 3 मॉक्स दें आप हर हफ्ते। रिड्यूस वॉच टाइम। वॉच टाइम किस बारे में, कौन सा वॉच टाइम? आप रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, वो बहुत सारी चीज़ देखते हो जो कैट के लिए ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट हानिकारक भी हो सकती है। कि क्या ज़रूरत है हमें देखने की कि किसी जगह पे लोग नाच रहे हैं,
है ना, कोई उसका मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। तो उन चीज़ों को कम करना है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी क्लासेस भी हैं जो कि पूरी हो चुकी है, आप रिवाइज कर चुके हैं, उसको भी कम देखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे ठीक अगस्त के बाद। डेली टारगेट्स इस टाइम पे क्या होने चाहिए? क्वांट के 25 सवाल, 3 LRDI के सेट्स और 3 RC के सेट्स। ये है आपका जून टू सितंबर। उसके बाद और उसी टाइम पे इनफैक्ट एक IIM ABC बैच लॉन्च होता है जो कि एड ऑन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अंदर 7,500 सवाल होंगे कैट लेवल, 2,500 सवाल क्वांट के होंगे, 500 सवाल 500 LRDI सेट्स होंगे और 500 RC सेट्स होंगे। इसका आधा होगा डायनामिक, आधा होगा स्टैटिक। मतलब ये हुआ स्टैटिक जो सेल्फ बेस्ड है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपकी मर्जी कर सकते हैं। आधा हमने डायनामिक रखा है कि वहाँ पे एक मेंटोर ड्रिवन सेशन होगा जहाँ पे मेंटोर होंगे, दिखाई नहीं देंगे, वो कमेंट्स के थ्रू आपसे बात कर रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन भेजेंगे और आप सॉल्व करोगे। तो एक तरह से हेल्दी कंपटीशन भी है, बहुत सारे लोग मिलकर सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो IIM बैच के 2 पार्ट से, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, अब आता है आखिरी 2 महीने। ये आखिरी 2 महीने मेक और ब्रेक सिचुएशन है। मैंने लोगों को देखा है टूटते हुए अक्टूबर में, बोलते हैं हमसे तो कैट नहीं हो पाएगा, और उस टाइम हम उनको फिर से एनर्जाइज करते हैं, वो वही साइकिल फिर चलता है एक मिनिएचर फॉर्म में, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। इस टाइम पे 2 से 3 मॉक्स वीकली लेने हैं आपको, और बहुत कुछ और बहुत सारे और एक्चुअल कैट टाइम स्लॉट्स पे और प्रॉपर एनालिसिस के साथ। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी मॉक्स देना है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका एनालिसिस करना है। आपने कैसा किया, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था वहाँ आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको और पढ़ना चाहिए या क्या छोड़ना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फिर जो वीक सेक्शंस हैं उनको आपको इम्प्रूव करना होगा, लेकिन ओवर बर्डन नहीं करना। अच्छा, सेक्शन अगर वीक है और रिलेवेंस कम है उसका कैट में, तो उसको आप छोड़ सकते हो, ओवर बर्डन नहीं करना अपने आप को। डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक इन नवंबर, क्योंकि नवंबर में क्या एग्जाम होगा, नया टॉपिक स्टार्ट करना मतलब क्या हुआ, पुराना ही भूल जाओगे, नया आएगा नहीं। तो इससे बेटर ये है कि जितना हो चुका है उसी को प्रैक्टिस करते रहो। डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए? 30 क्वेश्चंस इन क्वांट या फिर एक सेक्शनल टेस्ट, जो सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं क्वांट के ऊपर, स्पेसिफिकली LRDI के ऊपर भी होती हैं और BRC के ऊपर भी होते हैं। तो LRDI में एक सेक्शनल लो या 3 सेट्स करो, BRC में 3 RC सेट करो या एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। ये आपके आखिरी 2 महीने में होना चाहिए। और जो लोग ये सारे काम करते हैं उनके साथ एंड में क्या होता है वो आपके सामने है। इस साल 16 लोगों ने 99.9 परसेंटाइल, जो डेटा मिला है हमारे पास अभी, और बढ़ रहा है, ये इतने लोग ला चुके हैं। 99.7 70 लोग हैं, 0.5 200 लोग हैं, 99 के ऊपर तो 500 लोग हैं, जिसमें 400 हमारे ऑनलाइन बैच के हैं और 100 हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के हैं। तो इस तरह का रिजल्ट आने का रीज़न क्या होता है कि इन सारे लोगों ने प्रोसेस में ट्रस्ट किया। तो आपको समझना ये है कि यू ट्रस्ट द प्रोसेस, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, उस प्रोसेस में जो चीज़ें एक्सपेक्ट मेंटर्स आपसे कर रहे हैं वो भी आपको करना है, और जो एक्सपेक्ट आप करते हो मेंटर से वो तो हम करेंगे ही। दैट्स व्हाई आई सेड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप देखो यहाँ पे लोगों ने 99.92 परसेंटाइल, सानवी संजीव 99.86 परसेंटाइल, साम्यक मेश्राम 0.46, 99 के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ पे आप देखो मृदुल तिवारी ने 3 बार कैट दिया है, हर बार 99 के ऊपर, पर उसको चाहिए था IIM अहमदाबाद, उसने फिर से दिया, इस बार है 0.98। और मेरी पूरी विशेष हैं कि अहमदाबाद क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि अब ये PI के पार्ट पर्सनल इंटरव्यू GD वैट प्रोग्राम के 99.88 परसेंटाइल, दिव्यांश, ध्रुव मित्तल 99.69 परसेंटाइल। तो ये फीडबैक था पूरा। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स और भी हैं जो शुरुआत में 60s के आसपास थे और एंड में 99 क्रॉस कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो करना है वो बता दिया मैंने आपको। कुछ और भी आपके पास क्वेरीज हो, कुछ और पूछना हो, कमेंट करिए, पूछिए, और मैं आपको पर्सनली उसका आंसर करूंगा। और बाय द वे, अगर आपने कैट प्रिपरेशन बाय iQuanta, जो लार्जेस्ट फेसबुक ग्रुप है इंडिया का, ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करिए। ये सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।